नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए इस बुलेटिन में। बात करेंगे बाजार की, जहां सेंसेक्स ने 30,000 का लेवल पार किया है, तो वहीं शुगर यानी कि चीनी और गेहूं में आपके लिए राहत की खबरें। इसके अलावा क्या घरों के दाम बढ़ सकते हैं, क्या कहना है रेणु सूद कर्नाट का, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 2 साल बाद सेंसेक्स गया 30,000 के पार, निफ्टी भी 9,200 के ऊपर। मिड कैप शेयरों का जलवा जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना से बढ़ेगी प्रॉपर्टी की डिमांड। एचडीएफसी के एमडी रेणु कर्नाट सूद ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के दाम। गर्मी में चीनी के दाम पर लगेगी लगाम। सरकार ने 5 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट को दी मंजूरी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी 330 लाख टन गेहूं। देश भर में खोलेगी 10,000 नए खरीद सेंटर। यूनाइटेड नेशंस में उठा सीरिया केमिकल अटैक का मुद्दा। अमेरिका ने असद सरकार को बताया जिम्मेदार, तो रूस ने दावे को किया खारिज। एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा ने जमाया मारुति का सिक्का। हुंडई की क्रेटा और टोयोटा की इनोवा को पीछे छोड़ा। और सैमसंग रहा 2016 का सबसे भरोसेमंद ब्रांड। 158 पायदान की छलांग लगाकर पतंजलि पहुंचा 15वें नंबर पर। तो आज शुरुआत करेंगे हम बाजार के साथ, क्योंकि रिकॉर्ड क्लोजिंग का आज एक और दिन रहा। 2 साल बाद पहली बार सेंसेक्स ने 30,000 का स्तर छुआ। निफ्टी भी ऊंचाई के हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज ये 9,250 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 64 और निफ्टी में 27 पॉइंट की बढ़त रही। बाजार की ग्लोबल बाजारों से अच्छी राहत और सहारा मिला है। साथ ही निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं। तो आज के कारोबार का हीरो रहा एक नया खिलाड़ी। शंकरा बिल्डिंग की जोरदार लिस्टिंग हुई। रिलायंस का जलवा भी जारी है। आज इसने 9 साल की नई ऊंचाई छुई। इधर ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड के बाद यस बैंक, शोभा, टाइटन जैसे शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है। नई स्टील पॉलिसी की उम्मीद में आज मेटल शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। एचसीसी, जयकॉर्प और एनसीसी जैसे मिड कैप इंफ्रा शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों पर आज दबाव रहा। सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट के ईडी और सीआईओ कुंज बंसल का मानना है कि बाजार अभी ऊपरी स्तर पर चल रहा है। ऐसे में मुनाफा वसूली का भी एक अच्छा मौका बनता है। एक बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच जो इक्विटी में स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए होती है, बाय लो सेल हाई। अगर उसके बेसिस पर जाएंगे तो शायद ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। बट काफी सारी घटनाएं हो रही है। एक तो लिक्विडिटी इनफ्लो काफी है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स से भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से भी। और ये स्पेशली 31 मार्च तक तो काफी वैलिड था। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट में 30,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। हालांकि उसमें से 10-12 हजार करोड़ का इनफ्लो आईपीओज में या क्यूआईपीज वगैरह जैसे हिंडाल्को का, कोटक बैंक का, यस बैंक के इनमें थे, उसमें गया है। पर फिर भी सेकेंडरी मार्केट में 17-18 हजार करोड़ का इनफ्लो आया है। ऑल्सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस कंपनीज में टैक्स सेविंग स्कीम्स का काफी इनफ्लो आता है, वो पैसा आया है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा आना कंटिन्यू रहा है, वो आया है। अब बाजार की नजर कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर टिकी है। सबके मन में यही सवाल है कि कल क्या गवर्नर साहब सस्ते कर्ज का तोहफा देंगे। क्रेडिट पॉलिसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, कल क्रेडिट पॉलिसी से कितनी उम्मीद की जाए, किस बात पर बाजार की नजर होगी कल? देखिए, इस पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। पिछली पॉलिसी में ही आरबीआई ने अपना स्टैंस बदला था, यानी लगातार एकोमोडेटिव यानी रेट घटाते रहने की जो पॉलिसी थी उसको बदल के न्यूट्रल कर दिया गया था। तो अब इस बार रेट घटाने का फैसला तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा उल्टा दिखेगा और रेट बढ़ाने के लिए कोई वजह नहीं है। ऐसी स्थिति में फोकस होगा लिक्विडिटी पे, यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नकदी जो इस समय अतिरिक्त है बैंकों के पास, जिसके सामने कर्ज लेने के लिए कोई आ नहीं रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त अगर आप देखें तो 90 दिन का जो सरकारी बॉन्ड है वो रेपो रेट के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो बैंक क्या करेंगे, वो इन बॉन्ड्स में पैसे डाल देते हैं। तो आरबीआई ऐसी स्थिति में कोशिश कर सकता है कि वो लिक्विडिटी को कम करे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सीआरआर, लेकिन सीआरआर बढ़ाना
बहुत बड़ा झटका होगा पूरे सिस्टम के लिए, तो ऐसा होते हुए दिखता नहीं है। दूसरा तरीका जो बॉन्ड्स बेच करके लिक्विडिटी लेने का आरबीआई अपनाता है, उसके लिए बॉन्ड की भी थोड़ी कमी है। तो एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात हाल में चली है, शायद इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए आरबीआई एक्ट में बदलाव करना होगा, जो संसद का काम है। तो घोषणा भले ही हो जाए, लेकिन अमल में ये तुरंत नहीं आ पाएगा। इसके अलावा बाजार की नजर इस बात पे भी है कि चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आएगी, सालाना पॉलिसी है इसके साथ में, उसमें ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अनुमान क्या होते हैं। 7.4% ग्रोथ का अनुमान, जीवीए ग्रोथ का अनुमान आरबीआई ने दिया है, क्या उसको मेंटेन रखेगा? और 4.5 से 5% सीपीआई मार्च 2018 के लिए जो अनुमान दिया है, क्या उसमें कोई बदलाव होंगे? इन चीजों से शायद बाजार कोई संकेत लेने की कोशिश कर सकता है। एक और अहम बात जो कि सरकार की ओर से संकेत आ रहे हैं कि बैंकों के एनपीए मैनेजमेंट का पूरा जिम्मा अब आरबीआई को सौंपा जा सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि इस तरह का एक ऑर्डिनेंस भी आ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन इस मामले में आरबीआई को कोई घोषणा करनी हो तो वो क्या पॉलिसी में होगी? शायद नहीं। देखना होगा कल क्या होता है पॉलिसी में। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रदीप आपका। लेकिन एक बात तय है कि ना के बराबर उम्मीद है कि कल किसी प्रकार का रेट कट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जहां पर रिजर्व बैंक अपना ध्यान फोकस करेगा। इधर एचडीएफसी बैंक को भी अभी आरबीआई से रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है। एचडीएफसी बैंक माफ कीजिए, एचडीएफसी की एमडी रेणु सूद कर्नाड का कहना है कि फिलहाल बैंकों के पास भी रेट कट का फायदा ग्राहकों को देने की गुंजाइश नहीं है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि प्राइस करेक्शन होने वाला है? जहां प्राइस करेक्शन देखी है, और वो भी निधि इतनी ज्यादा नहीं देखी जितने लोग समझते हैं, जो है हाई एंड, जिसमें एचडीएफसी का रोल बहुत ही छोटा है, वहां ज्यादा करेक्शन हुई है, जहां 15 से 20% करेक्शन हुई होगी। पर उससे जो लोअर कैटेगरी के होम्स हैं, मिडिल कैटेगरी के होम्स हैं, उसमें ऐसी प्राइस करेक्शन नहीं हुई है। और मेरे हिसाब से जो हमारी डिमांड है अपनी कंट्री में, वो अभी करेक्शन इतनी होने भी नहीं वाली। मेरे आई थिंक समवेयर जैसे एक तरह से जब घर बिकने शुरू होंगे, अगर इस स्कीम के कारण, या एज आई सेड वो बिल्डर्स की जिसके लिए वो दिया हुआ है टैक्स बेनिफिट, आई थिंक स्लोली इफ एनीथिंग अगले 6 महीने 1 साल में आपकी प्राइसेस थोड़ी ऊपर क्रीप ही ना करनी शुरू कर जाए, रादर देन एक्चुअली कमिंग डाउन। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक रेट कट? देखिए, पिछली बारी तो नहीं हुआ था, और मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज हुई नहीं है इकोनॉमी में जिसके कारण इस बारी होना चाहिए। इफ नथिंग एल्स, अमेरिका में तो रेट बढ़े ही हैं। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एचडीएफसी की तरफ से नहीं मैं बोल रही। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कल कुछ खास चेंज आएगा। और अगर मैं बैंक्स की बात करूं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करूं, आपकी एचडीएफसी की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास कहीं रूम है कहीं कुछ रेट कट करने का? देखिए निधि, जब भी हमारे पास गुंजाइश रही है, जब भी हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारे नीचे गए हैं, हमने हमेशा अपने कस्टमर्स को पास ऑन किया है और करते रहेंगे। एमआईजी के लिए भी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नई गाइडलाइंस पारित की गई है, जिसके तहत अब इस कैटेगरी में भी लोगों को क्रेडिट लिंक सब्सिडीज मिलेंगी। तो मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके व्यूज इसके ऊपर क्या है, और आपको लगता है कि ये जो पूरी डिमांड है हाउसिंग लोन्स की, इसको पुश करने में ये मदद करेगी? बिल्कुल, बहुत करेगी। अगर आप पिछले 5 से 8 साल की हिस्ट्री देखिए, जहां भी प्रॉपर्टी प्राइसेस में, या प्रॉपर्टी प्राइसेस में जो प्रॉपर्टी डिमांड में, घर खरीदने की डिमांड में थोड़ी मध्यमता आई थी, कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसके कारण एक सेगमेंट है जो हाउसिंग का एक तरह से रिवाइव हुआ था, और उसका जो इफेक्ट था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनो इफेक्ट था, वो छोटे से घर से मीडियम लेवल हाउस तक के और थोड़े हाई वैल्यू हाउस तक भी उसका इफेक्ट हुआ था। मेरे हिसाब से इस समय ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई 2 स्कीम्स आई हैं, हालांकि वो बेशक 1 साल के लिए ही हैं, 2017 तक की है, आई थिंक ये वही कैटलिस्ट होंगी जो पिछले सालों में कोई और कारण था, जो इस समय मेरे को लगता है इनके कारण हाउसिंग डिमांड एक तरह से उन्हें फिर से एक फिलिप आएगा।
तो रेणु सूद कर्नाड ये कहते हुए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे एक बड़ा चेंज आएगा रियल एस्टेट मार्केट में। एक जगह उन्होंने आशंका भी जताई जब ये सवाल पूछा गया कि क्या भाव में कोई करेक्शन आएगा। उन्होंने कहा नहीं, अब ये जो नई योजना है और उसके तहत बहुत सारे लोग आगे आएंगे घर खरीदने के लिए, शायद आप 19-20 ऊपर की तरफ जाते हुए देखें। ये कहना है रेणु सूद कर्नाड का। आगे बढ़ते हैं। रेलवे में बड़े रिफॉर्म्स की शुरुआत करते हुए आज केंद्रीय कैबिनेट ने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को मंजूरी दे दी। अब रेल किराया तय करने से लेकर रेल की परफॉर्मेंस और निजी निवेश को बढ़ावा देने का जिम्मा अथॉरिटी पर होगा। रेलवे के भविष्य पर इस फैसले का क्या असर होगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, अब ये अथॉरिटी बन गई है, किस तरीके के फैसले लेगी और क्या परिवर्तन आएगा कुल मिला के रेलवे के परफॉर्मेंस पर इससे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीएनबीसी आवाज पर हमने ही सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से यूपीए सरकार के कार्यकाल की जो एक प्रस्तावित रेल टैरिफ अथॉरिटी है उसका दायरा बढ़ाते हुए अब मोदी सरकार रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की तैयारी कर रही है और आज कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। जहां तक रिफॉर्म की बात करें तो सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे हम रेलवे पैसेंजर्स की बात करें, निजी कंपनियों की बात करें या फिर पूरे रेलवे सेक्टर की बात करें, तो ये बहुत बड़ा फैसला देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की होगी वो ये कि रेल किराया और माल भाड़ा समय समय पर जो बाजार के उतार चढ़ाव है उनको ध्यान में रखते हुए ये तय करेगी। अभी तक जो रेलवे बोर्ड है वो राजनीतिक कारण या फिर किसी दूसरी वजह से सीधे तौर पर किराया बढ़ाने का फैसला नहीं ले पाता था, लेकिन चूंकि अब ये जो अथॉरिटी बनाई गई है ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी और इसे ये पूरा अधिकार होगा कि अगर लगता है कि किराया बढ़ाने की जरूरत है तो किराया बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा रिफॉर्म या फिर दूसरा जो बड़ी जिम्मेदारी इस अथॉरिटी की होगी वो ये कि किस तरह से रेलवे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। अब तक जो कंपनियां हैं जो निवेश करना चाहती है रेलवे में, उनकी तरफ से शिकायत आती है कि जो पॉलिसीज हैं वो उनके बिजनेस या फिर सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर नहीं बनाता है रेलवे। तो अब ये अथॉरिटी सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किस तरह से निजी निवेश को बढ़ाया जाए इस पर फोकस करेगी। यात्रियों के लिहाज से एक सहूलियत ये भी होगी कि इस अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो एफिशिएंसी है रेलवे में, रेलवे के कामकाज में, चाहे वो ट्रेन चलाने की हो, ट्रेनों में खान पान की हो, साफ सफाई की हो, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स है उस पर किस तरह से रेलवे खरी उतरे, इसकी जिम्मेदारी भी इस अथॉरिटी की होगी। चौथा बड़ी जिम्मेदारी ये कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी बनाया गया है, यानी कि अगर किसी भी प्राइवेट प्लेयर को इस रेलवे की किसी पॉलिसी से कुछ शिकायत होती है या रेलवे के डिसीजन से वो खुश नहीं होता है तो वो अपनी राय इस अथॉरिटी के सामने रख सकता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा रिफॉर्म जिसका इंतजार इंडस्ट्री भी कर रही थी और रेलवे को भी ये इंतजार था कि इस तरह के इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया जाए, अथॉरिटी बनाई जाए जो रेलवे को एक रिफॉर्म की तरफ ले जाने में सहायता करे। तो कुल मिला के मैं कहूं कि रेलवे को बड़ा थिंक टैंक मिल गया है जो अब उसके अच्छे के लिए और कैसे वो आगे बढ़े इसके लिए सोचेगा और इसमें यात्रियों का भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया दीपाली ये सारी बातचीत हमसे करने के लिए। तो चलिए यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में नेटवर्क 18 और सीआईआई का ग्लोबल नेचुरल रिसोर्स कॉन्क्लेव चल रहा है। तो क्या उसमें बोल रहे दिग्गज, क्या बातें निकल कर आ रही है सामने, ये झलक इस ब्रेक के बाद। चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार 5 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी का इंपोर्ट करेगी। सरकार को डर है कि चीनी के उत्पादन में इस साल 20% तक कमी आ सकती है, इसलिए सरकार ने यह तैयारी की है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ओपन जनरल लाइसेंस के जरिए होगा। जिन मिलों के पास रिफाइनिंग क्षमता है वही ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट कर पाएंगी। इसके लिए 23 से 24 अप्रैल के बीच आवेदन देना होगा। दूसरी तरफ सरकार ने गेहूं खरीद की तैयारियां भी शुरू कर दी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। योजना के मुताबिक देश भर में 10,000 नए खरीद सेंटर खोले जाएंगे। सरकार ने इस साल 330 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। इसमें से यूपी में करीब 30 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा और इसके लिए 5,000 नए सेंटर खोले जाएंगे। इस वक्त एफसीआई के पास करीब 7.5 करोड़ टन गेहूं रखने की क्षमता है। सरकार ने 2,000 रुपए का नोट बंद करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि 500 रुपए और 2,000 रुपए के नए नोटों की अब
100% नकल नहीं की जा सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के पूरक उत्तर में कहा कि संसद गंभीर मुद्दों पर चर्चा करता है और उससे 2000 रुपए के नोटों को बंद करने की अफवाह पर ध्यान देकर समय खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुजरात और पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा नकली नोटों की बरामदगी की गई है। अभी जो काफी फीचर्स जो हमने अडॉप्ट किए हैं उसके मुताबिक हम ये अश्योर कर सकते हैं सदन को और देश को कि अब जो इंडिजिनाइज डिजाइन के साथ में जो नया नया फीचर सिक्योरिटी फीचर्स हमने डाला है उसको अभी कॉपी करना और 100% उसको कॉपी करना संभव नहीं है। सरकार ने कैश लेन देन की सीमा पर भी सफाई दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक से निकासी पर 2 लाख के कैश लेन देन की सीमा लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि बजट में 2 लाख से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगा दी गई थी। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा के कैश लेन देन करता है तो लेनदार पर इतनी ही पेनल्टी लगेगी। और अब बात करेंगे नेटवर्क 18 और CII के ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव की। देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, लेकिन इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए कि बिजनेस, स्वच्छ वातावरण और तरक्की तीनों के मौके मिले। इसको ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 CII के साथ मिलकर एक अनूठी पहल कर रहा है। दिल्ली में चल रहे ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव में 20 से ज्यादा देशों के जाने माने लीडर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी, पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, IT राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी अपने विचार इस कार्यक्रम में रखे हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस दिशा में और काम करने की जरूरत बताते हुए नया नारा दिया है, अब की बार विकास लगातार। We have to build demand centers for all these things. Now, I know that a large number of all of you are already working in our country in various areas, various stages of development of all the natural resources. But I can very simply put it across that this government is a two-way communication. I think one of the best things this government has done is to create a dialogue with various levels of people, including businessmen, including societies, including local communities. And when we talk to each other, that's how we find the solution. And I can simply say that this time it's going to be ab ki baar vikas lagatar. It's going to be development, continuous and sustainable. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सरकार ने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की दिशा में काफी काम किया है। मसलन कोल प्रोडक्शन पर कार्बन पर टैक्स लगाया और LED बल्ब की कीमतें कम की हैं। India is the only country which is charging coal production and taxing coal production, putting on in a way carbon tax of 400 rupees per ton, nearly $6.5. It has never done. When we came in power, the LED bulbs were costing 350 rupees for 7-watt bulb. तो यहां पर इस समिट में कई और लोग भी पहुंचे, कई बड़े नेता और कई बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी बातें रखी। चलिए तो फिलहाल हम यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सैमसंग रहा है 2016 का सबसे भरोसेमंद ब्रांड। देश के टॉप ब्रांड्स का दम देखिए आगे। सीरिया में केमिकल अटैक को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठा है। यूएन में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके लिए सीरिया की असद सरकार को जिम्मेदार बताया, तो रूस ने उसका बचाव किया है। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन का रूस से इस मसले पर आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ सकता है। कल सीरिया में हुए केमिकल और गैस अटैक में 20 बच्चे सहित 52 वयस्क मारे गए। देश में एसयूवी सेगमेंट में मारुति का सिक्का जम गया है। मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई है, जिसकी बदौलत मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी एसयूवी बेचने वाली कंपनी हो गई है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच ब्रेजा की करीब 58,000 कारें बिकी है, जबकि क्रेटा 87,000 और इनोवा की 72,000 यूनिट बिक्री हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने देश के सबसे विश्वसनीय ब्रांड्स की लिस्ट में
358 पायदान की छलांग लगा दी। लेकिन 2016 का सबसे विश्वसनीय ब्रांड रहा है सैमसंग। और क्या खास है ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में, देखिए आप। टॉप 20 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में नंबर 1 पर रहा सैमसंग ड्यूरेबल्स। सोनी और एलजी ने पिछली बार की तरह नंबर 2 और नंबर 3 पर जगह बनाए रखी है। पिछली बार के मुकाबले 12 रैंक चढ़कर नंबर 4 पर रहा एप्पल फोन। विवादों के बावजूद टाटा ब्रांड पिछले साल की तरह इस साल भी नंबर 5 पर टिका हुआ है। 320 ब्रांड नए हैं इस बार 1000 में, उसमें से 348 ब्रांड्स नीचे गिरे हैं अपने रैंक से और 323 करीब 323 राइज किए हैं। तो ट्रेंड जरा प्रेशरफुल नीचे की तरफ है। तो ट्रस्ट इस इन वन वे डामाडोल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर में, जहां पर आपका देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन चल रहा है, एक जगह पे बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है एंड एज अ होल बिजनेसेस में थोड़ा प्रेशर है, तो कुछ ओल्ड बिजनेसेस को डेफिनेटली डाउनवर्ड प्रेशर है। 2017 के ब्रांड रिपोर्ट में होंडा बिना किसी बदलाव के 6 नंबर पर और मारुति सुजुकी 7 पर रहा। 8वें नंबर पर डेल, 9 नंबर पर लेनोवो और 10वें नंबर पर बजाज बना हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाया पतंजलि ने। ये ब्रांड 158 पायदान की छलांग मारकर 15वें नंबर पर आ गया है। इसने जो चालू किया था वो बाबा जी के जो भी उनके फॉलोअर्स थे वहां से चालू हुआ, फिर स्लोली वो एंटर किया फैमिलीज में और अभी नॉन बाबा फॉलोअर्स ऑल्सो टेक द प्रोडक्ट। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं उनके 1-2 प्रोडक्ट्स यूज कर लेता हूं क्योंकि वो एक प्रोडक्ट का एक जो अच्छापन है वो ज्यादा ही अच्छा लगता है। दो मैं बाबा का फॉलोअर हुई नहीं लेकिन ब्रांड का फॉलोअर हो गया हूं, तो ऐसे केस में ब्रांड का बढ़ना बहुत नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा पर्सनल टेक्नोलॉजी ब्रांड HP, बाटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नोकिया ने टॉप 20 में जगह बनाई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले रिलायंस जियो ने नंबर 19वें पर धमाकेदार एंट्री मारी है। आयुषी डिमरी, मुंबई। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।